हेलो एवरीवन, बिल्ड आईएसपीसीएस के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 10 सितंबर 2023 से 18 सितंबर 2023 तक के टॉप 10 करंट अफेयर्स को इन डेप्थ में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है? कानून का शासन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, संसदीय प्रणाली, समानता का सिद्धांत, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? आपके ऑप्शंस हैं केवल 1, 2, 3 और 5, केवल 1, 2 और 4, केवल 3, 4 और 5, या 1, 2, 3, 4 और 5। चलिए अब इसके डिटेल्स में दोस्तों इसका करेक्ट आंसर देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो कि अभी डी वाई चंद्रचूड़ हैं, ने हाल ही में एक सार्वजनिक समारोह में बुनियादी संरचना सिद्धांत पर बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह अदालत के बाहर सार्वजनिक घोषणा के बजाय अपने निर्णयों के माध्यम से व्यक्त करना पसंद करेंगे, इसीलिए चर्चा में है। चलिए अब आगे देखते हैं। संविधान में प्रदत्त मूल संरचना के घटकों को आज तक विभिन्न मामलों के न्यायपालिका द्वारा मान्यता दी गई है। इसमें से कुछ घटक निम्नलिखित हैं। चलिए देख लेते हैं क्या क्या घटक है। संविधान की सर्वोच्चता, भारतीय राजनीति की संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक प्रकृति यानी कि डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेचर, विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू, संसदीय प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, कानून का शासन, समानता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, संविधान में संशोधन करने की संसद की सीमित शक्ति, लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ये सभी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जैसे कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा, ये सारे हैं। कानून का शासन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, संसदीय प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, समानता का सिद्धांत और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सारे भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बागमती नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह भूटान और भारत के बीच एक सीमा पार यानी कि ट्रांस बाउंड्री नदी है। दूसरा कथन, यह शिवपुरी पहाड़ी श्रृंखला से निकलती है और बिहार राज्य में भारत में प्रवेश करती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? आपके ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। चलिए दोस्तों अब इसके डिटेल्स में इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी में 32 स्कूली छात्रों को ले जा रही एक नाव पलट गई, इसलिए चर्चा में है। यह नेपाल और भारत के बीच एक सीमा पार ट्रांस बाउंड्री नदी है, बागमती नदी। इसका उद्गम काठमांडू के उत्तर में शिवपुरी पहाड़ियों से होती है और शहर से होकर दक्षिण की ओर बहती है। यह काठमांडू घाटी से होकर गुजरती है जो नेपाल में स्थित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में के होकर गुजरती है। यह काठमांडू से पाटन के माध्यम से नेपाल के दक्षिणी क्षेत्र के प्रांत नंबर 2 से गुजरते हुए विभाजित हो जाती है जो अंततः भारत के बिहार राज्य में समा जाती है। इस नदी को हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों लोग पवित्र मानते हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में विष्णुमती, हनुमंते, धोबी खोला और तकुचा शामिल है। यह आप याद रखेंगे दोस्तों। यह नदी अंततः दक्षिणी नेपाल में स्थित नारायणी नदी में मिल जाती है। बागमती और नारायणी नदी का विलीन जल अंततः दक्षिण की ओर और गंगा में मिल जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 2 हो जाएगा। दोस्तों ये भूटान और भारत के बीच नहीं बल्कि नेपाल और भारत के बीच एक सीमा पार यानी कि ट्रांसबाउंड्री नदी है। तो केवल 2, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एम विश्वेश्वरैया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, उनके योगदान के लिए उन्हें आधुनिक मैसूर के जनक के रूप में जाना जाता है। दूसरा कथन, उन्हें ऑटोमेटिक वाटर फ्लडगेट्स के डिजाइन का श्रेय दिया जाता है जिसका उपयोग बांधों में किया जाता है। तीसरा कथन, 1955 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उपरोक्त में से कौन सा कितने कथन सही हैं? आपके ऑप्शन है केवल एक, सिर्फ दो, या सभी तीन, या कोई नहीं। चलिए अभी इसकी डिटेल्स में इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जिन्हें सर एमवी के नाम से भी जाना जाता है, इनके योगदान का सम्मान करने के लिए हर साल 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। इनका जन्म इसी दिन 1861 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब सर एम विश्वेश्वरैया के बारे में जानते हैं। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया इनका पूरा नाम है, जिन्हें व्यापक रूप से सर एमवी के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रतिष्ठित इंजीनियर, राजनेता और विद्वान थे जिन्होंने 1912 से 1918 तक मैसूर के दीवान का पद संभाला था। समाज में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें आधुनिक मैसूर के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इनका जन्म 15 सितंबर 1861 को कर्नाटक के मुद्देनाहल्ली गांव में हुआ था। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से बीए पूरा किया और पुणे में विज्ञान महाविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग पूरी की। इनके योगदान के बारे में अगर बात करें तो यह मैसूर में कृष्ण राजा सागर बांध के निर्माण के लिए मुख्य अभियंता थे, इनके चीफ इंजीनियर थे। कहाँ? कृष्ण राजा सागर बांध के कंस्ट्रक्शन में। उन्होंने 1903 में ऑटोमेटिक वाटर फ्लड गेट्स का डिजाइन और पेटेंट कराया, जो पहली बार पुणे के खड़कवासला जलाशय में स्थापित किए गए थे। 1917 में विश्वेश्वरैया ने बेंगलुरु में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में उनके सम्मान में यूनिवर्सिटी विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का नाम दिया गया। वह भारत में आर्थिक नियोजन के एक प्रसिद्ध अग्रदूत थे। अब इनके पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। 1955 में भारत सरकार ने इन्हें कई औद्योगिक, आर्थिक और सामाजिक परियोजनाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। इनको भारत रत्न 1955 में दिया गया था। उन्हें किंग जॉर्ज पंचम द्वारा ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि से भी सम्मानित किया गया, जिनसे उन्हें सर की उपाधि मिली। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। सभी स्टेटमेंट्स इसमें सही। एक बार फिर से देख लेते हैं। उनके योगदान के लिए उन्हें आधुनिक मैसूर के जनक के रूप में भी जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है। उन्हें ऑटोमेटिक वाटर फ्लड गेट्स के डिजाइन का श्रेय दिया जाता है, जिसका उपयोग बांधों में किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और 1955 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये भी बिल्कुल सही। इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट्स सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोज वेटलैंड जो हाल ही में खबरों में था, कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, राजस्थान। चलिए अब इसके डिटेल्स में इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मध्य प्रदेश सरकार को भोज वेटलैंड में क्रूज जहाजों के साथ साथ अन्य मोटर चलित नौकाओं के संचालन को रोकने का आदेश दिया है। इसमें दो मानव निर्मित जलाशय शामिल हैं। ऊपरी और निचली झीलें मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित है। ऊपरी झील को भोजताल या बड़ा तालाब और निचली झील को छोटा तालाब कहा जाता है। इसे दोस्तों 2002 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्वी समुद्री गलियारा यानी कि ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह विशाखापट्टनम और मनीला फिलीपींस के बीच एक प्रस्तावित समुद्री मार्ग है। दूसरा कथन, इससे भारत को चीन और जापान सहित सुदूर पूर्व के बाजारों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और तो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। चलिए दोस्तों अब इसके डिटेल्स में इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर यानी कि पूर्वी समुद्री गलियारे के बारे में। ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर चेन्नई के भारतीय बंदरगाह और रूसी बंदरगाह व्लादिवोस्तोक के बीच एक प्रस्तावित समुद्री मार्ग है। इस गलियारे से सुदूर पूर्व क्षेत्र के भारतीय और रूसी बंदरगाह के बीच परिवहन समय 40% तक कम हो जाएगा, यानी कि पहले 40 दिन लगता था और ये बनने से
24 दिन हो जाएगा। भारत में मुंबई और रूस में सेंट पीटर्सबर्ग के बीच वर्तमान व्यापार मार्ग 8,675 समुद्री मील की दूरी तय करता है। ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर लगभग 5600 समुद्री मील की दूरी तय करेगा, जो कि लगभग बहुत कम है इससे, जो सुएज नहर के माध्यम से वर्तमान मार्ग से काफी कम है। एक बार पूरा होने पर ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर को भारत से सुदूर पूर्व रूस तक माल पहुंचाने में वर्तमान समय के 40 दिनों से कम होकर 24 दिन हो जाएगा। 40 दिनों से कम होकर 24 दिन हो जाएगा। भारत के लिए यह चीन और जापान जैसे सुदूर पूर्व के बाजारों तक पहुंचने के लिए एक छोटा और अधिक कुशल मार्ग प्रदान करेगा। चलिए अब रूसी बंदरगाह व्लादिवोस्तोक के बारे में कुछ तथ्य को देख लेते हैं। व्लादिवोस्तोक रूस का एक प्रमुख शहर है जो देश के सुदूर पूर्व में स्थित है। यह उत्तर कोरिया के उत्तर में गोल्डन हॉर्न खाड़ी पर और चीन के साथ रूस की सीमा से थोड़ी दूर पर स्थित है। व्लादिवोस्तोक के विशाल बंदरगाह पर शिपिंग और वाणिज्यिक मछली पकड़ना मुख्य व्यावसायिक गतिविधियां इसमें शामिल हैं। चलिए इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। यह विशाखापट्टनम और मनीला के बीच नहीं दोस्तों, बल्कि रूस के बीच एक प्रस्तावित समुद्री मार्ग है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये रॉन्ग ऑप्शन है। इससे भारत और चीन जापान सहित सुदूर पूर्व के बाजारों तक पहुंचने में मदद, ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाई एटलस पर्वत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह अफ्रीका के अल्जीरिया में स्थित एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। दूसरा कथन, यह भूमध्य सागरीय और सहारा रेगिस्तान की जलवायु के बीच मौसम अवरोधक के रूप में कार्य करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह है आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देख लेते हैं और इसमें देखने की कोशिश करते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हाई एटलस माउंटेन मोरक्को में हाल ही में आए विनाशकारी भूकंप का केंद्र मराकेश से लगभग 71 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में हाई एटलस में स्थित था। सब चलिए जान लेते हैं हाई एटलस पर्वत के बारे में। हाई एटलस पर्वत, जिसे अक्सर हाई एटलस के नाम से भी जाना जाता है, उत्तरी अफ्रीका की एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है जो मुख्य रूप से मोरक्को में स्थित है। हाई एटलस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है जो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया तक फैला हुआ है। कहां कहां से? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया तक फैला हुआ है, यह आप याद रखेंगे। यह अटलांटिक तट से मोरक्को अल्जीरियाई सीमा तक 1000 किलोमीटर तक उत्तर पूर्व की ओर फैला हुआ है। इस श्रेणी में 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली कई चोटियां शामिल है, जिनमें माउंट टोबकल लगभग 4167 मीटर की ऊंचाई पर सबसे ऊंचा चोटी है, माउंट टोबकल। अब इसके जलवायु विभाजन की अगर हम बात करें तो इसकी आड़ी दांतेदार जुरासिक चोटियां उत्तर में हल्की भूमध्य सागरीय जलवायु और दक्षिण में अतिक्रमित सहारा के बीच मौसम अवरोधक के रूप में कार्य करती है। चलिए दोस्तों अब मोरक्को के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। यह अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित है और इसकी सीमा उत्तरी अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर से लगती है। यह पूर्व और दक्षिण पूर्व में अल्जीरिया और दक्षिण में पश्चिमी सहारा के साथ भूमि सीमाएं साझा करती हैं। पूर्व और दक्षिण पूर्व में अल्जीरिया और दक्षिण में पश्चिमी सहारा के साथ साझा करती है, ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों। ऊंचे एटलस पर्वत हल्के समुद्र तट को कठोर सहारा से अलग करती है। मोरक्को का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सहारा रेगिस्तान से घिरा हुआ है। मोरक्को की जलवायु विविध है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के जलवायु है इसमें, जिसमें तट के किनारे भूमध्य सागर से लेकर आंतरिक भाग में रेगिस्तान तक शामिल है। देश के अधिकांश क्षेत्रों में गर्म ग्रीष्मकाल और हल्की सर्दियों का अनुभव होता है। 1912 और 1956 के बीच यह एक फ्रांसीसी संरक्षित राज्य था और इसकी राजधानी रबात है, जो कि अटलांटिक तट पर स्थित है। और मोरक्को का सबसे बड़ा शहर कैसाब्लांका है और यह इसके आर्थिक और व्यावसायिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। और इसकी आधिकारिक भाषाओं की अगर बात करें तो हम यहाँ अरबी और अमाजी मोरक्को की आधिकारिक भाषाएं हैं। फ्रेंच व्यवसाय और सरकार में भी व्यापक रूप से बोली और उपयोग की जाती है। और इसकी यहाँ की अगर गवर्नमेंट की बात करें तो मोरक्को में चुनी गई सांसद के साथ सांविधिक राजशाही है। राजा मोहम्मद VI
1999 से यहाँ के शासक हैं। इस प्रकार से दोस्तों केवल इसका स्टेटमेंट 2 सही है। देख लेते हैं, वापस से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह अफ्रीका में अल्जीरिया में स्थित एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला, अल्जीरिया में नहीं दोस्तों बल्कि मोरक्को में। यह भूमध्य सागरीय और सहारा रेगिस्तान की जलवायु के बीच मौसम अवरोधक के रूप में कार्य करता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, अभी हमने देखा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको पता ही है कि हर एक एग्जाम में अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश के बारे में पूछा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोंगपी मिट्टी के बर्तनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह उत्तर पूर्व भारत में कुकी आदिवासी लोगों द्वारा प्रचलित है। दूसरा कथन, यह कुम्हार के चाक का उपयोग करके विभिन्न मिट्टी के बर्तनों के आकार बनाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। चलिए दोस्तों अब ये जान लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। G20 शिखर सम्मेलन में भारत की समृद्ध जनजाति विरासत और शिल्प कौशल का एक उल्लेखनीय प्रदर्शन देखा गया, जिसे ट्राइफेड यानी कि भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा क्यूरेट और प्रस्तुत किया गया। चलिए दोस्तों अब लोंगपी मिट्टी के बर्तनों के बारे में जान लेते हैं। मणिपुर के लोंगपी गांव के नाम पर तांगखुल नागा जनजातियां इस असाधारण मिट्टी की बर्तन शैली का अभ्यास करती हैं। अधिकांश मिट्टी के बर्तनों के विपरीत लोंगपी कुम्हार के चाक का सहारा नहीं लेती हैं। सभी आकार देने का काम हाथ से और सांचों की मदद से यानी कि मॉल्ड की मदद से किया जाता है। विशिष्ट भूरे काले खाना पकाने के बर्तन, मजबूत केतली, कटोरे, मग और अखरोट की ट्रे कभी कभी बढ़िया बेत के हैंडल के साथ लोंगपी के ट्रेडमार्क हैं। इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही, वापस से देख लेते हैं। यह उत्तर पूर्व में भारत में कुकी आदिवासियों द्वारा प्रचलित है, ये बिल्कुल सही है। यह कुम्हार का चाक का प्रयोग नहीं करती हैं बल्कि हाथ से या सांचों की मदद से इन मिट्टियों के बर्तनों को बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वनियामक संगठन यानी कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह एक गैर सरकारी संगठन है जो नियमों और मानकों को निर्धारित करता और लागू करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य ग्राहकों की सुरक्षा करना और किसी उद्योग में व्यावसायिकता को बढ़ावा देना है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। चलिए दोस्तों इसके डिटेल्स में इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। यह एक गैर सरकारी संगठन है जो उद्योग में संस्थाओं के सदस्यों के आचरण से संबंधित नियमों और मानकों को निर्धारित और लागू करता है। इसका उद्देश्य ग्राहक की सुरक्षा करना और नैतिकता, समानता और व्यावसायिकता को बढ़ावा देना है। यह आमतौर पर नियम और विनियम तैयार करने में सभी हितधारकों के साथ सहयोग कर रहे हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं। इसके फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं। मान्यता प्राप्त सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन अपने सदस्यों और आरबीआई के बीच दो तरफा संचार पैनल के रूप में कार्य करता है। यह न्यूनतम मानक और मानक स्थापित करने की दिशा में काम करेगा और अपने सदस्यों के बीच पेशेवर और स्वास्थ्य बाजार व्यवहार स्थापित करने में मदद करता है। ये अपने सदस्यों और अन्य लोगों के स्टाफ को प्रशिक्षण देते हैं और जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन दोनों हो जाएगा। वापिस से देख लेते हैं। यह एक गैर सरकारी संगठन है जो नियमों और मानकों को निर्धारित और लागू करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका प्राथमिक उद्देश्य ग्राहकों की सुरक्षा करना और किसी उद्योग में व्यावसायिकता को बढ़ावा देना है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुदुकोनाजे एक महापाषाण डोलमेन स्थल कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। चलिए दोस्तों इसकी डिटेल्स में देख लेते हैं इसका आंसर। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है।
कर्नाटक राज्य के दक्षिण कन्नड़ में मूडबिद्री के पास मोदुकोनोजे में मेगास्ट्री डोलमेन साइट पर हाल ही में किए गए एक पुरातात्विक अन्वेषणों में विभिन्न राज्यों की अद्वितीय टेराकोटा की मूर्तियां पाई गई हैं। भारत में मेगालिथिक संस्कृति अपने विभिन्न प्रकार के दफनाने और लोहे के उपयोग करने के लिए जाने जाती है। डोलमेन उनमें से एक है। चलिए इनकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। डोलमेन के नीचे ऑर्थोस्टेट्स के नाम से जाने जाने वाली विशाल पत्थर के स्लैब को दक्षिणावर्त में क्रम में रखा गया, जिससे एक वर्गाकार कमरा बन गया, यानी कि स्क्वायर शेप में कमरा बन गया। इस वर्गाकार कक्ष का टोपी के आकार के पत्थर के रूप में एक अन्य विशाल पत्थर की पाटियां से बंद किया गया था। आमतौर पर पूर्वी स्लैब पर एक गोल या यू आकार का प्रवेश द्वार बनाया जाता था, जिसे पोर्ट होल के रूप में जाना जाता है। दक्षिण भारत में इसे कलमाने, पांडवरा माने, मोरियारा माने और मोरियारा बेट्टा आदि अलग अलग के नामों से जाना जाता है, जिससे आम लोगों के बीच इसकी लोकप्रियता का पता चलता है। ये चीज आप दोस्तों याद रखेंगे, ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि यह किससे संबंधित है, तो इस प्रकार से दोस्तों इस चीज को आप याद रखेंगे। कभी कभी नाम भी पूछ लिए जाते हैं। मोदुकोनाजे साइट के में मुख्य निष्कर्ष के बारे में जानते हैं। ये मूर्तियां 800 से 700 ईसा पूर्व की हैं। पाई गई 8 मूर्तियों में से 2 गाय की मूर्तियां, एक मातृ देवी की, 2 मोर की, एक घोड़ा, एक देवी का हाथ और एक अज्ञात वस्तु शामिल है। इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक में पाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका, जम्बेजी नदी नामीबिया, नीली नील नदी इथोपिया, वोल्टा नदी घाना। चलिए दोस्तों अब इसके डिटेल्स में इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम के बारे में जानते हैं। ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम जिसे पहले मिलेनियम बांध से जाना जाता था, सूडान की सीमा के पास इथोपिया के बेनशंगुल जुमुद क्षेत्र में स्थित है। यह ब्लू नील नदी पर स्थित है, जो नील नदी की मुख्य सहायक नदियों में से एक है। इसकी क्षमता 6.45 गीगावाट, जो कि बांध पूरा होने पर अफ्रीका में सबसे बड़ा जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र होगा। अब इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। यह एक रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट आरसीसी ग्रेविटी टाइम डैम है, जिसे 2 पावर स्टेशन, 3 स्पिलवे और एक सैडल बांध शामिल है। मुख्य बांध 145 मीटर ऊंचा और 1780 मीटर लंबा है। ये कहाँ स्थित है? ये दोस्तों नीली नील नदी पर स्थित है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नीली नील नदी इथोपिया पर स्थित है। नाम से ही पता चलता है दोस्तों इथोपियन रेनेसेंस डैम के बारे में। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों बिल्ड स्पीसीज के करंट अफेयर्स से अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।